बच्चों नमस्ते। आज हम एक पाठ देखना चाहते हैं। नया नया कविता देखेंगे। तो पहले मुझे बताइए, आप कोई एक समस्या है क्या, यानी कि आपके मन में कोई कल्पना है, यानी जिसे हम बाल कल्पना कहते हैं। तो ऐसी काल्पनिक प्रतीकों के द्वारा जो हमें बताई गई है, ऐसे कविता आज हम देखेंगे। मानो कि तुम्हारे मन में कोई कल्पना है कि तो यह कल्पना शायद आपने कभी सोची नहीं, लेकिन एक प्रसंग ऐसा होता है तो इस पर हम जब बात करते हैं तो आपको बहुत आनंद मिलता है। तो ऐसा एक छोटा सा बालक है। एक बालक ने उसकी कल्पना अपने कृति में लाने की कोशिश की है। तो इस कविता का नाम है नदी कंधों पर। इस कविता के कवि है प्रभुदयाल श्रीवास्तव जी। तो इस कविता का जो भाग है, यह हम भाग देखने से पहले कविता के जो कवि हैं श्रीवास्तव जी, इनका परिचय हम देखेंगे। तो उनका जन्म 5 अगस्त 1944 धर्मपुरा यानी दमोह मध्य प्रदेश में हुआ। तो उनकी कोई रचना है। रचना में उन्होंने लोकगीत, दैनिक भास्कर, नवभारत जैसे वर्तमान पत्र है, ऐसे वर्तमान पत्र में बाल गीत लिखा है। साथ ही साथ उन्होंने कविता, व्यंग, लघु कथा, गजल लिखी है। तो ये जो प्रस्तुत कविता है, तो इस प्रस्तुत कविता में काल्पनिक प्रतीकों के द्वारा, यानी बालक के मन में जो कल्पना होती है, इस कल्पना के प्रतीक को अब इस कविता में उन्होंने वर्णन इसका किया है। तो एक छोटे से बालक के द्वारा नदी के प्रति उसके मन में जो बाल विचार है, यानी छोटा सा बालक है, वो बालक नदी को अपने घर तक कंधों से उठाकर लाना चाहता है। एक असंभव कल्पना है, लेकिन बालक ने कल्पना की है। तो यह इस कविता में उन्होंने बता दिया है। हम देखेंगे नदी कंधों पर। तो कविता का पहला भाग, परिचित पहला हम देखेंगे। तो लेखक ने पहली जो पंक्ति है, यानी पहला चित्र आपको दिखाई देता है इसमें। तो चित्र क्या है? एक छोटा सा बालक है, उसका मकान हमें दिखाई देता है, और उस बालक के कंधों पर नदी है, यानी बालक वो नदी लेकर अपने घर आ रहा है। ऐसा चित्र आपको दिखाई देता है। तो इसके चित्र के बारे में लेखक ने एक परिच्छेद में जानकारी बताई। तो हम देखेंगे क्या है वो। अगर हमारे बस में होता, नदी उठाकर घर ले आते, अपने घर के ठीक सामने उसको हम हर रोज बहाते, कूद कूद कर, उछल उछल कर हम मित्रों के साथ नहाते। यानी बालक ने पहले परिच्छेद में कवि ने बालक की मन की कल्पना व्यक्त की है। बालक चाहता है नदी को अपने कंधों से उठाकर लेकर अपने घर आना चाहता है, अपने घर के सामने आंगन में उसे बहाने की उसकी कल्पना है। यह कवि ने वर्णन किया है। इसमें जो कठिन शब्द है बस, बस यानी क्या? बस यानी काबू, कब्जा, वश जिसे हम कहते हैं। बहाना दूसरा शब्द है। तो नदी को प्रवाहित करना, इसे बहाना यानी फ्लोइंग। तो इस बालक की इच्छा है, वो नदी दूर है, इस दूर की नदी को अपने घर के आंगन में लाकर उसे प्रवाहित करना चाहता है। इसलिए कवि ने कहा है, अगर हमारे बस में होता, यानी इस बालक के यदि वश में होता, काबू में होता, यानी शक्य होता इस बालक को, तो बालक क्या करता? उस नदी को उठाकर अपने घर ले आता। और बालक की इच्छा है, बालक कहता है कि यदि हमारा यानी वश चलता तो नदी को कंधे में उठाकर, कंधों पर उठाकर घर ले आता, और घर के सामने उसे रख कर वह उसे बहाना चाहता है। क्यों ऐसा बालक करना चाहता है? क्योंकि नदी में तैरना इस बालक को तैरना है। माँ भेजती नहीं, क्योंकि वो नदी दूर है। माँ अकेले बालक को नहीं भेजना चाहती, अपने मित्रों के साथ भी नदी में
डूबने, उछलने, कूदने, देर तक नहाने के लिए माँ उसे नहीं भेजती। इसलिए बालक की कल्पना है कि हम खुद यदि हमारे बस में होता तो नदी को कंधे में उठाकर ले आता और अपने घर के आंगन में उसे बहा देता, तो माता जी कुछ नहीं कहेगी। हम मन चाहे नदी में कूद सकते हैं, उछल सकते हैं और हमारे मित्रों के साथ नहा सकते हैं। यह पहला परिच्छेद है। तो इस परिच्छेद में बच्चों कई प्रश्न हम देखेंगे। प्रश्न पहला होगा उस परिच्छेद पर, बालक किसे उठाकर घर ले आना चाहता है। हाँ? प्रश्न दूसरा, नदी को बालक नदी को कहाँ रखना चाहता है। और प्रश्न तीसरा है, बालक नदी में किस प्रकार मजा लेना चाहता है। यह इस परिच्छेद के 3 प्रश्न हो गए। ठीक है, पहला परिच्छेद आप समझ गए हैं। अब हम आगे दूसरा चित्र देखेंगे। तो दूसरे चित्र में क्या है? दूसरे चित्र में है, नदी बालक ने घर के सामने प्रवाहित की है, बहा दिया है नदी को। अब मन चाहे बालक नदी में खेल रहा है अपने दोस्तों के साथ, ये चित्र है। और कई औरत पानी भर रही है, कई औरत वहाँ अपना काम कर रही है, ये चित्र दिखाई देता है। तो कवि ने क्या कहा है दूसरे परिच्छेद में, कभी तैरते कभी डूबते, इतराते गाते मस्ताते, नदी आ गई चलो नहाने, आमंत्रित सबको करवाते, सभी उपस्थित भद्रजनों का नदिया से परिचय करवाते, अगर हमारे मन में आता झटपट नदी पार कर जाते। यानी दूसरे परिच्छेद में जो कवि ने बता दिया है, इसके कई हम कठिन शब्द देखेंगे। इतराना यानी खुश होना, आनंदी होना, मस्ताना मस्ती करना, आनंदित होना, आमंत्रित मूल शब्द है आमंत्रण। आमंत्रण ने क्या, न्योता। किसी का हमारे घर में कोई कार्यक्रम होता तो हम हमारे सगे सहेरे को, मेहमानों को उस कार्यक्रम का न्योता देते हैं। तो ये नदी बालक ने घर के सामने आंगन में लाई है, तो इसका न्योता उसने भद्रजनों को दिया है, लोगों को दिया है। न्योता, आमंत्रित यानी न्योता देना, यानी जिन्हें बुलाया गया हो उसे न्योता कहते हैं। भद्र का अर्थ है सज्जन। तो इस पंक्ति का हम अर्थ देखेंगे। हम नदी में देर तक तैरते, कभी डुबकियां लगाते, पानी में खूब मस्ती करते, गाते, यह बालक बता दे, क्योंकि घर के सामने नदी आ गई है। अब नदी हमारे यानी इस बालक के आंगन में है, इसलिए बालक नदी में मस्ती कर रहा है। सभी परिचितों का आमंत्रित करते, यानी बालक ने क्या कहा है, हमारे घर के आंगन में नदी लाई है, तो यह नदी को देखने के लिए उसने सभी लोगों को आमंत्रित किया है, न्योता दिया है। और नदी घर के पास आई है, ये देखने के लिए उन्होंने बुलाया है। आंगन में नदी आ गई है, सब लोगों को वो कहता है अब नहाने के लिए चलो, अब आपको नहाने के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा। ये बालक की कल्पना है, छोटी मन की कल्पना है। तो वो कहते हैं कि आप पहले दूर जाते थे ना, अब किसी को दूर जाने की जरूरत नहीं, हमारे घर के आंगन में नदी आ गई है, तो चलो। हमारे वो सब लोगों को नहाने के लिए बुलाता है। जितने भी लोग इस बालक के बुलाने पर आते हैं, उन सब सज्जनों का, भद्रजनों का वह नदी से परिचय करवा देगा। और यानी नदी से इन लोगों की पहचान, इन लोगों से नदी की पहचान वह बालक करवाना चाहता है। हमारे मन में नदी के पार करने का जब विचार आएगा ना, यानी जो बालक कहता है इस नदी को लांघना है, नदी को पार करना है, मन में विचार आता है, तो हम तुरंत इस नदी को पार करेंगे, हमें किसी की अनुमति की जरूरत नहीं है। इसलिए बालक कहता है
अगर हमारे मन में आता झटपट नदी पार कर जाते। यह दूसरा परिच्छेद है इस काव्य का। तो इसमें आपको कोई कठिन शब्द ज्यादा होते तो बाद में मुझे पूछना, ठीक है। तो उस पर कई प्रश्न हम देखेंगे। पहला प्रश्न इस परिच्छेद पर होगा, बालक सबको किस लिए आमंत्रित करता है? बालक सबको किस लिए आमंत्रित करता है? दूसरा प्रश्न, बालक आमंत्रितों का किससे परिचय करवा देगा? ये दूसरा प्रश्न हो सकता है, ठीक है। अब हम तीसरा प्रश्न देखेंगे। तीसरे प्रश्न में देखिए क्या चित्र है। बालक है, उसका मकान दिखाई देता है और एक औरत है, वो पानी भरने के लिए आई है और बालक एक तरफ है, औरत एक तरफ है, दोनों के बीच में से नदी बह रही है। ये चित्र दिखाई देता है ना। तो क्या कहना चाहता है बालक तीसरे परिच्छेद में? खड़े खड़े उस पार नदी के, खड़े खड़े उस पार नदी के मम्मी मम्मी हम चिल्लाते, शाम ढले फिर नदी उठाकर अपने कंधे पर रखवाते, लाए जहां से थे हम उसको जाकर उसे वही रखाते। यानी तीसरे चित्र में बालक की कल्पना है। अब हमारी मौज मस्ती हो गई नदी के साथ, जितना हमें खेलना था, जितना हमें तैरना था, जिन लोगों से हमें परिचय करवाना था, ये सब कुछ किया है। अब बालक क्या करना चाहता है? अब बालक चाहता है कि नदी के उस पर हम जाएंगे, नदी पार करके, तो हमें कोई रोक नहीं सकता। लेकिन क्या होता है, बालक नदी के उस पार गया है और उसकी माँ एक तीर पर है, बालक दूसरे तीर पर है। अब शाम होने लगी है तो बालक अपने माँ को पुकारता है। बालक कहता है, नदी में खेलते खेलते मस्ती करते करते नदी की दूसरी ओर वो बालक जाता है। वहां खड़े होकर जोर जोर से वो अपने माँ से पुकारता है, अपने मम्मी से पुकारता है। हाँ, तो वो उसे माँ माँ करके आवाज देगा, खूब चिल्लाता है। जब शाम होती है यानी रात होने लगती है, शाम रात में बदल जाती है, तब बालक अपने मित्रों की सहायता से उस नदी को फिर कंधे पर लेकर नदी को जहां से लाया था वहां जाकर रखना चाहता है। यह इस बालक की कल्पना है। तो यह तीसरा परिच्छेद है। इस तीसरे परिच्छेद पर कई प्रश्न हैं। तो पहला प्रश्न है, नदी के पार जाकर बालक किसे पुकारता है, किसे पुकारेगा? यह एक प्रश्न होगा। दूसरा प्रश्न है, बालक शाम ढलने पर क्या करेगा? ठीक है। ऐसा प्रश्न होने के बाद बच्चों, आपको भी इस कविता के आधार पर कई रिक्त स्थान के प्रश्न खुद बनवाना है, तैयार करना है, ठीक है। यदि ये आपको वीडियो कैसा लगता है इसके बारे में मुझे जरूर सुझाव देना है। इसलिए इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट बॉक्स में आपकी कोई सूचना होगी तो भी लिखना, और अपने सारे दोस्तों को शेयर भी करना और सब्सक्राइब करने के लिए नहीं भूलना, क्योंकि अगला वीडियो आपको यदि सुनना है तो इस वीडियो को आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा।